अगर हमें किसी भी चुनाव को समझना है तो हमें उसकी राजनीतिक जमीन को समझना होगा। आज हम मध्य प्रदेश की एक विधानसभा सीट पनागर की गहराइयों में उतरेंगे। ये सिर्फ एक केस स्टडी नहीं है, बल्कि ये समझने की एक ईमानदार कोशिश है कि मतदाताओं का भरोसा आखिर कैसे जीता जाता है और कैसे वक्त के साथ वो भरोसा हाथ से फिसल भी सकता है। तो यह है पनागर, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में। लेकिन इसे सिर्फ नक्शे पर एक जगह की तरह मत देखिए, समझिए ये एक जीता जागता समुदाय है जिसका अपना एक इतिहास है, अपनी एक पहचान है। यहाँ की मिट्टी में यहाँ के लोगों की अपनी कहानियां हैं। तो सबसे बड़ा सवाल क्या है? वो सवाल जिसके इर्द गिर्द हमारी पूरी पड़ताल घूमेगी। आखिर 2 दशकों के लंबे सफर में एक वोटर का विश्वास कैसे बनता है और फिर कैसे बिखर जाता है। हम इस राजनीतिक बदलाव की एक तरह से फॉरेंसिक जांच करेंगे, जो पूरी तरह तथ्यों और जमीनी आंकड़ों पर आधारित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल जमीन से। पनागर की राजनीतिक मिट्टी को समझते हैं। आखिर ये बनी कैसे है, इसका सामाजिक और राजनीतिक मिजाज क्या है। पहली और सबसे अहम बात, पनागर एक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी आरक्षित सीट है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यहां से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को एक नामित अनुसूचित जनजाति से ही होना चाहिए। ये व्यवस्था यहां के चुनावी समीकरणों पर बहुत गहरा असर डालती है, क्योंकि यहां आदिवासियों की एक बहुत बड़ी आबादी है और उनकी आवाज का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना लोकतंत्र के लिए जरूरी है। अब देखिए, पनागर का जो सामाजिक ताना बाना है वो कई धागों से बुना है। यहाँ की आबादी में मुख्य रूप से आदिवासी समुदाय के लोग हैं, साथ ही शहरी इलाकों में लगभग 12 से 13% अनुसूचित जाति के लोग भी हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की भी एक महत्वपूर्ण मौजूदगी है। यादव जैसे कुछ खास समुदायों का प्रभाव अभी लगातार बढ़ रहा है। इस सामाजिक समीकरण को समझे बिना कोई भी राजनीतिक रणनीति बस हवा हवाई है। और यहीं पर हमें एक बुनियादी खिंचाव, एक टेंशन देखने को मिलता है। एक आंतरिक सर्वे की ये लाइन बहुत कुछ कहती है। स्थानीय मुद्दों पर भाजपा विधायकों से जनता में असंतोष है। अब देखिए, ये सिर्फ एक राजनीतिक समस्या नहीं है, ये एक लोकतांत्रिक संकेत है। एक स्वस्थ लोकतंत्र की नींव ही नागरिकों की आवाज, उनकी शिकायतों और सबसे बढ़कर उनकी गरिमा पर टिकी होती है। जब ये संवाद टूटता है तो असंतोष पैदा होता है। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां बातें नहीं, आंकड़े बोलते हैं। हम पिछले 20 सालों के चुनावी रुझानों पर नजर डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की राजनीति ने क्या क्या मोड़ लिए हैं। शुरुआत करते हैं सबसे ताजा नतीजे से। 2023 के चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस पर 40,541 वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज की। ये एक बहुत बड़ा मार्जिन है। सवाल यह है कि ये नौबत आई कैसे। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। ये टेबल देखें, ये पूरी कहानी बयां कर रही है। 1998 में देखिए, कांग्रेस बहुत मामूली अंतर से जीती थी। लेकिन 2003 यहां का टर्निंग पॉइंट था। बीजेपी का वोट शेयर सीधा 51% पर पहुंच गया और कांग्रेस 33% पर सिमट गई। और उसके बाद से बीजेपी ने न सिर्फ अपनी पकड़ बनाए रखी, बल्कि जीत का अंतर लगातार बढ़ता ही चला गया। ये चार्ट उसी कहानी को और साफ और तीखा बना देता है। देखिए, 1998 में कांग्रेस का वोट शेयर 45% था। 20 साल बाद 2018 तक ये गिरकर सिर्फ 22% रह गया। सोचिए, 45% से गिरकर सिर्फ 22% पर। यह वोटर बेस का एक तरह से ढह जाना है। 2003 में बीजेपी का उछाल और 2018 में कांग्रेस का पतन, ये 2 सबसे अहम मोड़ थे। तो अब तक हमने देखा कि क्या हुआ। अब हम जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये सब क्यों हुआ। इन आंकड़ों के पीछे के असली कारण क्या थे? वो कौन सी व्यवस्थागत वजहें थीं जिन्होंने इस नतीजे को जन्म दिया? देखिए, चुनाव सिर्फ उम्मीदवार के चेहरे पर नहीं लड़े जाते। चुनाव लड़े जाते हैं जमीन पर, संगठन की ताकत से। और यहां दोनों पार्टियों की मशीनरी में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। एक तरफ कांग्रेस की जमीनी पकड़ और संसाधन कमजोर दिखते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का स्थानीय कैडर बहुत मजबूत है और उनकी डिजिटल मौजूदगी भी कहीं आगे है। ये संगठनात्मक ताकत ही चुनावी नतीजों में तब्दील होती है। चलिए, अब बात करते हैं उम्मीदवार की और शुरुआत करते हैं सबसे जरूरी चीज से, विश्वास यानी ट्रस्ट। कांग्रेस के उम्मीदवार राजेश पटेल को 5 में से 2 स्टार मिले हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वो एक नए चेहरे हैं और जनता के साथ उनका वो गहरा रिश्ता, वो भरोसा अभी तक पूरी तरह बन नहीं पाया है और विश्वास बनाने में वक्त लगता है। अगला पैमाना है वर्क रेट, मतलब जमीन पर मेहनत कितनी दिख रही है। यहां भी स्कोर वही है, 5 में से 2। इसका मतलब साफ है कि मौजूदा विधायक के मुकाबले इनके जमीनी कार्यक्रम लोगों को कम दिखे।
और राजनीति में एक पुरानी कहावत है, जो दिखता है वही बिकता है। जमीन पर कम सक्रियता का सीधा असर वोटर के मन पर पड़ता है। अब इन आंकड़ों को हम जरा इंसानी चेहरा देते हैं। ये वो 3 सबसे बड़े मुद्दे हैं जिनकी वजह से जनता में सबसे ज्यादा शिकायत और निराशा थी। पहला, सड़कों के विकास में देरी। देखिए, टूटी हुई सड़क सिर्फ एक असुविधा नहीं है, वो किसान की फसल के बाजार तक न पहुंच पाने का दर्द है। दूसरा, स्थानीय नौकरियों की कमी, जिसकी वजह से नौजवान घर परिवार छोड़कर बाहर जाने को मजबूर हैं। और तीसरा, रुकी हुई कल्याणकारी योजनाएं, जिनका फायदा जरूरतमंदों तक पहुंच ही नहीं पा रहा। तो अब तक हमने समस्या की जड़ों को समझा, अब बात करते हैं समाधान की। ये हमारी पड़ताल का वो हिस्सा है जो बताता है कि अगर वापसी करनी है तो उसका एक रणनीतिक ढांचा क्या हो सकता है, लोगों से दोबारा जुड़ने का ब्लूप्रिंट क्या है। पूरी रणनीति का निचोड़ एक लाइन में है, अर्जित विश्वास बनाम किराया का प्रचार की एक दमदार कहानी बनाना। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये जमीन पर संगठन को फिर से खड़ा करने का एक चौखंबा नजरिया है, एक 4 आयामी दृष्टिकोण। चलिए एक एक कर इन चारों स्तंभों को समझते हैं। पहला स्तंभ है चुनावी रणनीति। इसका फोकस है आदिवासी और ग्रामीण वोट बेस को वापस पाना। कैसे? उन वादों को सामने रखकर जो पूरे नहीं हुए। ये सिर्फ भाषण देने के बारे में नहीं है, ये उन गांवों में जाना है जहां लोग खुद को भूला हुआ महसूस करते हैं और उन्हें बताना है कि देखिए, ये वादा किया गया था और ये है जमीनी हकीकत। दूसरा स्तंभ है संगठन का नवीनीकरण। इसका मतलब है स्थानीय टीमों में नई जान फूंकना। जो समुदाय नाराज हैं उनमें से नए ऊर्जावान लोगों को जोड़ना और कार्यकर्ताओं को सिर्फ चुनाव के दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे साल लोगों के काम आने के लिए तैयार करना। आखिर एक मजबूत संगठन ही एक मजबूत अभियान की नींव होता है। तीसरा स्तंभ है कहानी, नैरेटिव, यानी सत्ता पक्ष की बड़ी बड़ी बातें और जमीन की सच्चाई। इनके बीच का फर्क लोगों को उनकी अपनी भाषा में, उनके अपने प्रतीकों के जरिए समझाना। एक औपचारिक भाषण के बजाय गांव के चौपाल पर बैठकर ये बात करना कि कैसे एक टूटी हुई सड़क बाजार तक फसल ना पहुंच पाने का कारण बन रही है। और चौथा और बहुत जरूरी स्तंभ है संसाधनों का सही इस्तेमाल। यहां मंत्र है कम खर्च ज्यादा असर। बड़े बड़े होर्डिंग्स और महंगी रैलियों के बजाय उन छोटे सामुदायिक कार्यक्रमों पर ध्यान देना जो सीधे लोगों की मदद करते हैं, जैसे कि एक मोबाइल वैन जो लोगों को सरकारी योजनाओं के लिए रजिस्टर करने में मदद करे। ये स्मार्ट रिसोर्स मैनेजमेंट है। ये स्लाइड उस पूरी रणनीति को एक टाइमलाइन पर रखती है। ये 90 दिन की वापसी की सीढ़ी है। देखिए, हर चरण का एक मकसद है। पहले 30 दिन सिर्फ लोगों को सुनने के लिए हैं, फिर उम्मीदवार की लॉन्चिंग और छोटे मोटे काम शुरू करना, उसके बाद घर घर जाकर प्रचार तेज करना और आखिर में पोलिंग के दिन का मैनेजमेंट। सब कुछ एक क्रम में। तो अब हम चुनावी तिकड़म से आगे बढ़कर राजनीति के असली मकसद पर आते हैं, एक जवाबदेह, एक टिकाऊ शासन व्यवस्था बनाना। क्योंकि चुनाव जीतना अंत नहीं है, ये तो एक नई जिम्मेदारी की शुरुआत है। और आज के डिजिटल युग में इसका एक मतलब लोगों के डेटा का सम्मान करना भी है। किसी भी तरह के डिजिटल आउटरीच में लोगों की निजता और सहमति का ध्यान रखना, ये सिर्फ कानून की बात नहीं, ये नागरिक के सम्मान की बात है। एक कामयाब अभियान को भरोसे के रिश्ते में बदलने के लिए ये 3 पहले कदम बहुत जरूरी हैं। पहला, एक सार्वजनिक हॉटलाइन के साथ एक स्थायी शिकायत सेल बनाना, जहां कोई भी अपनी समस्या दर्ज करा सके। दूसरा, एक साफ सुथरा राहत पैकेज और विकास कार्यों का प्लान जनता के सामने रखना। और तीसरा, उम्मीदवार को हर जगह दिखना होगा, गांवों में, लोगों के बीच उनकी समस्याओं का समाधान खोजते हुए। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या असल मकसद सिर्फ एक चुनाव जीतना है या सेवा करने का जनादेश हासिल करना है? ये सवाल ही अल्पकालिक सत्ता और दीर्घकालिक जनसेवा के बीच का फर्क तय करता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।